और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदू एकता पर भागवत ज्ञान पर भड़के भाईजान। संघ प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू संदेश को लेकर अब सियासी क्लेश की स्थिति नजर आ रही है। वो संदेश जिसमें मोहन भागवत ने कहा भारत एक हिंदू राष्ट्र है और अपनी सुरक्षा के लिए हिंदू समाज को एकजुट होना होगा। लेकिन भागवत का यह पैगाम असदुद्दीन ओवैसी को पसंद नहीं आया। तेलंगाना के निजामाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने भागवत के बयान पर सवाल उठाकर संघ से लेकर केंद्र सरकार तक, मोहन भागवत से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक को घेरा है। मोहन भागवत के बयान पर सियासी घमासान, हिंदू एकजुटता वाले बयान पर भड़के ओवैसी। 10 साल से तुम्हारे चेले पीएम हैं, ओवैसी ने कहा। 10 साल में हिंदुओं को खतरा पैदा हो गया। ओवैसी ने भागवत और पीएम मोदी को घेरा। भारत के हिंदुओं मुसलमानों को कोई खतरा नहीं, खतरा है तो वो तुमसे और नरेंद्र मोदी से है, ये तक कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से प्राचीन समय से यहाँ पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। क्योंकि हिंदू समाज को एक आदत है, वो ठेका दे देता है, भगवान बचाओ। अरे भगवान उनको बचाता है जो खुद कुछ करते हैं। वो पांडव जब अपने शस्त्र निकालकर रथ में बैठे युद्ध के लिए, तब भगवान ने उनका सारथ्य किया। भगवान का तो सामर्थ्य था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते तो सब दुष्ट लोग मर जाते। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, क्यों? भगवान ऐसे कभी करता नहीं। काम तो उसकी दुनिया में जिन्होंने जन्म लिया है उन्हीं को करना पड़ता है। मोहन भागवत अपने हिंदुओं से कह रहे हैं कि अगर तुमको मुत्तहिद होंगे तो जबान और कास्ट को खत्म करना पड़ेगा। मोहन भागवत से हम पूछना चाह रहे, मोहन भागवत 10 साल से तो आपके चेले मोदी भारत के वजीर आजम है। 10 साल के वजीर आजम के दौर में बताओ मोहन भागवत, हिंदुओं को खतरा पैदा हुआ है? ट्रिपल तलाक का कानून तुम्हारी पार्टी ने बनाया। 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से निकलवाया। CAA का कानून संविधान के खिलाफ मजहब पर बनाया। UAPA का कानून और गंदा कर दिया। तुमने क्या क्या कानून बना दिए सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ, उसका नाम मुसलमान है। और उसके बाद मोहन भागवत 10 साल के बाद कह रहे कि भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। अरे मोहन भागवत, तुम तो मोदी की बेइज्जती कर रहे हो, तुम तो नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ा रहे हो। ना भारत के हिंदुओं को खतरा है, ना भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हाँ, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। हमको खतरा तुमसे है। तो आपने मोहन भागवत को सुना, आपने असदुद्दीन ओवैसी को सुना, किस तरीके से एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं वो आपने देखा। बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी मौजूद हैं और AIMIM से शोएब जामई साहब भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल राकेश जी आप ही से है। चूंकि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये जो हिंदुओं को खतरे वाली बात कही जा रही है, तो क्या ये 10 सालों का प्रधानमंत्री मोदी का शासनकाल रहा, उसमें हिंदुओं को खतरा हो गया? देखिए, पहले तो आपने मोहन भागवत जी का भाषण सुना और प्रधानमंत्री जी के इन मुद्दों पर कई बार भाषण आपने सुना होगा, और ओवैसी साहब को अभी आपने सुना। दोनों की भाषा, भाव, भंगिमा का अंतर बताता है कि हिंदुओं की यदि स्थिति अल्पसंख्यक की हो जाए तो क्या होगा। आज उस देश में ओवैसी जिस लफ्ज से बोल रहे हैं, जिस देश में 79.8% हिंदूज हैं, यदि हिंदुओं की संख्या 15% हो जाए, 20% हो जाए, तो हमारी स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश की हो जाएगी। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं को क्यों पलायन करना पड़ा? बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति कितनी दयनीय हुई। भारत का एक मुसलमान
जो मुसलमान इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष पर सड़कों पे आते हैं, जामिया से लेकर हिंदुस्तान बारपेटा तक वे संघर्ष करने आ जाते हैं। जब बांग्लादेश में अपने ही भाइयों को मारा जा रहा था तो ये मुस्लिम एकता के नाम पर हिंदुओं की मौत को देख रहे थे। पाकिस्तान में जब हिंदुओं की संख्या घटती जा रही थी तो ये चुपचाप बैठे हुए हैं। तो मेरा सवाल यह है कि हिंदुओं को खतरे की बात जब मोहन भागवत जी करते हैं तो खतरे की बात इस प्रकार से करते हैं, सकारात्मक पक्ष है कि हमारी जातिवाद, हमारे में जो छोटी छोटी संकीर्णताएं प्रवेश की हैं उसको समाप्त करना है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक समाज सुधार आंदोलन भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। यदि राजनीतिक आंदोलन होता है, संघ और भारतीय जनता पार्टी का संबंध आप सब जानते हैं और उसको छिपाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा वैचारिक समानता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सत्ता 10 साल से है। जब प्रधानमंत्री, कल भी मैंने आपके चैनल पर कहा था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 50 करोड़ से अधिक लोगों को तक जनधन योजना पहुंचाया, बैंक में अकाउंट खोले, तो क्या हिंदू और मुसलमान पूछ कर खोला गया? क्या 11 करोड़ से अधिक जब टॉयलेट्स बनाए गए तो क्या हिंदू मुसलमान पूछ कर बनाया गया? कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो लाभ दिया जा रहा है, जो अब 70 वर्ष के आयु के लोगों को मिलेगा, जो असंभव माना जाता था, आज हर व्यक्ति सुरक्षित है। यदि कोई बीमारी हो गई तो आज हमारे इलाज के लिए किसी भी अस्पताल में जाकर हम सरकारी पैसे से इलाज करा सकते हैं। तो क्या उसमें हिंदू मुसलमान पूछा जा रहा है? तो गवर्नेंस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, उसको हम एक मैं अंत कर दूं। मोहन भागवत जी ने जो हिंदू राष्ट्र कल कहा था, उसका तात्पर्य क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मुगल और औपनिवेशिक शासन से पहले हम सब हिंदू ही तो थे। तो आज मुगलवादी शोएब जामे, राकेश सिन्हा जो कह रहे हैं, एक तो गवर्नेंस वाली बात भी उन्होंने कही कि जब सरकार की योजनाएं होती हैं तो उसका लाभार्थी हर कोई होता है, तो ये बात क्यों नहीं बताते हैं आप सभी लोगों को? सिर्फ नफरती कार्ड क्यों खेला जाता है? ये सवाल तो आपको भाजपा से पूछना चाहिए था, आरएसएस से पूछना चाहिए। 80% यहाँ से बहुसंख्यक है और 20% कोई अल्पसंख्यक आबादी है। तो भाई अल्पसंख्यक आबादी खतरे में होगी या फिर बहुसंख्यक आबादी खतरे में होगी? ये जो इस तरह खतरे में है, ये आपको नहीं लगता ये नैरेटिव सेट करके आप मुसलमानों के लिए यहाँ से हिंसा पैदा करना चाहते हैं? अगर ये 80% बहुसंख्यक को ये इस तरह की बातें बताई जाए, जबकि उसके बावजूद कि यहाँ से कि इतनी बड़ी आबादी यहाँ से इस देश में हिंदुओं की है और सरकारें यहाँ से हर जगह हर चीज उनके समर्थन हर चीज पे, तो भाई अल्पसंख्यक तो यहाँ से खतरे में होगा। और यही काम जो है वो हिटलर किया करता था। वो यहूदियों के खिलाफ इस तरह का नैरेटिव बनाता था कि भाई ये यहूदी तुम्हारे लिए खतरा बन गए, यहूदी तो चंद प्रतिशत। आपकी ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं चाहूंगा कि उसको आप दुरुस्त कर लीजिए। तब तक जहां तक मैं समझ पाया उसका जवाब ले लेता हूं। राकेश जी, छोटे में बिल्कुल जवाब दीजिएगा, भला बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक से क्या खतरा है? देखिए, सवाल खतरा होना ना होने की बात नहीं है, दोनों के एटीट्यूड की ओर उन्हें दिया है। जो मुस्लिम समाज है, मैं आज बारपेटा का उदाहरण देता हूँ, बारपेटा का उदाहरण दे रहा हूँ, जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। आज मैं मेवात, जहाँ 78% से अधिक मुसलमान हैं। आप इन मालदा जाइए, मुर्शिदाबाद जाइए, अररिया जाइए, किशनगंज जाइए, जो सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों को बदल देते हैं। जो व्यक्ति खतरा कोई जान पर ही खतरा नहीं होता है। हिंदू समाज तो संस्कृति के लिए जीता है, हिंदू समाज तो सभ्यता के लिए जीता है, हिंदू समाज तो मानवीयता के लिए जीता है। खतरा मानवीयता पर, संस्कृति और सभ्यता पर है। ये किसी फिजिकल वार की बात नहीं मोहन भागवत जी कर रहे हैं। आप ये बताइए कि यदि हिंदुओं की संख्या कल 50% से कम हो जाए तो जो वेद के वाक्य लिखे हुए हैं संसद भवन पर क्या रहेंगे? ये सुनिश्चित कर सकते हैं। जिस प्रकार की भाषा ओवैसी बोल रहे हैं वो भाषा दिखाती है कि जिन्नावादी संस्कृति को ये जब भी इन्हें अवसर मिलता थोपते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर इनकी संख्या बढ़ जाती है वहां हमारी संस्कृति मिट जाती है। ठीक है, मैं आगे आता हूं, इस पर जवाब देता हूं, लेकिन दर्शकों को जरा मैं कुछ सुनवाना चाहता हूं जो बयान दिए गए असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से। प्रधानमंत्री मोदी पर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला किया, ये कहते हुए कि अब मुस्लिम आपसे डरने वाले नहीं, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। ये बात कही असदुद्दीन ओवैसी ने। कि अगर तुमको मुत्तहिद होंगे तो जबान और कास्ट को खत्म करना पड़ेगा। मोहन भागवत से हम पूछना चाह रहे, मोहन भागवत
10 साल से तो आपके चेले मोदी भारत के वजीर आजम है। 10 साल के वजीर आजम के दौर में बताओ मोहन भागवत हिंदुओं को खतरा पैदा हुआ है। ट्रिपल तलाक का कानून तुम्हारी पार्टी ने बनाया। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता निकलवाया। CAA का कानून संविधान के खिलाफ मजहब पर बनाया। UAPA का कानून और गंदा कर दिया। अगर कोई नहीं है तो मुसलमान MP बराबर नहीं है। हमारी मस्जिदों को भी लोग नुकसान पहुंचाने की बातें करेंगे, तुम्हारे मदरसों पर हमले होंगे, हमारी बच्चियों के हिजाब पर हमला होगा। जब कभी भी जुल्म होता है तो सजा दे रहे, इसलिए कि 2024 में हमने मोदी के 370 के ख्वाब को चुकनाचूर कर दिया। मैं 19 करोड़ आवाम का एक गुलाम बनकर, उनकी जबान बनकर तुम्हारे सामने उनके इंसाफ की बात करने आया हूं कि नौजवान पुकार पुकार कर कह रहा है, भारत का नौजवान चाहे वो मुसलमान दलित हो, अब मोदी हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं। अब मोदी हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं। हम कभी भी तुझसे नहीं डरे। अरे हम वो हैं मोदी जो सिर्फ अल्लाह से डरते और किसी के माइका लाल से नहीं डरने वाले हम हैं। सीधे शोएब जमाई के पास आपको लिए चलता हूं। शोएब जी, ये सब कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि आप मुस्लिम आपसे डरने वाले नहीं? ये सब कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी आड़ में आप लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं, डराने वाली राजनीति? नहीं, एक समाज का लीडर ऐसे वक्त में क्या कहेगा? लोगों को हिम्मत ही तो दिलाएगा जब ट्रेन में जाते वक्त भी कोई मुसलमान दाढ़ी वाला डर रहा हो कि कहीं उसके साथ वैसी घटना ना हो जाए जो वो उस चाचा के साथ हुआ जिसको आपने पिछले दिनों देखा। कहीं ऐसी घटना ना हो जाए जो चंदन जैसा कोई सरफिरा यहाँ से नाम और चेहरा देख करके गोली मार दे, जैसा ट्रेन में हुआ। कहीं वो बुर्का पहनने वाली या हिजाब पहनने वाली औरत के साथ जिस तरीके से बदतमीजी हो रही है जगह जगह राह चलते, ऐसी घटनाएं ना हो। कोई यहाँ से किसी के फ्रिज में देख करके जबरन बीफ का आरोप लगा कि जैसे उस मलिक को कर दिया हरियाणा में। इस तरीके से जो डरे हुए हैं मुसलमान, जिस तरीके से, अब उनको हिम्मत तो दिलाएगा ना। एक लीडर क्या कर सकता है? समझ गया राकेश जी। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को हिम्मत दिला रहे हैं कि नहीं यहाँ से डरना है, लेकिन हालात ऐसे हैं राकेश जी, कि मुसलमान एक मैं शोएब साहब आता हूं आपके पास। राकेश जी, राकेश जी, मैं देखिए, नरेंद्र मोदी जी किसको डराते हैं मैं बताता हूं। उन आतंकवादियों को जो मंदिरों में बम विस्फोट करते थे 2014 से पहले, जिन्होंने 26/11 को अंजाम दे दिया था, उन आतंकवादियों को मोदी जी डराते हैं। मोदी जी किसको डराते हैं? जो भारत में रहकर और सोरोस से और बाहर की दुनिया से पैसे लेकर इस देश की एकता अखंडता को तोड़ते थे। ऐसे NGO वाली ताकतें आज कहां गई हैं? क्यों समाप्त हो गई हैं? क्या मोदी जी ने किसी को जेल में डाला है क्या? आज पुरानी सरकार और अब की सरकार में अंतर यह है कि इन NGO को अनअकाउंटेड अनलिमिटेड पैसा मिलता था, जिसको मोदी जी ने डराया है। मोदी जी तीसरा किसको डराते हैं? जो महिलाओं को दबा कर रखना चाहते हैं। ट्रिपल तलाक समाप्त करने का दर्द इनको है। हिजाब पहनने की बात आप कर रहे हैं। इस देश के स्कूलों में और कॉलेजों में आप हिजाब पहनकर जाएंगे। स्कूलों में क्या यूनिफॉर्म का एक ड्रेस होता है? हर धर्म के लोग यदि अपने अपने कपड़े पहन के जाएंगे। अब राकेश जी, मेरे पास वक्त इतना ही है। आपका और शोएब जमाई साहब, आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई किसी को ना डराए। सबसे अच्छा समाज वही होता है जहां हर कोई फ्री हो और हर कोई आजाद हो, डरे कोई किसी से नहीं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 मनोनीत सदस्यों का यह जो मामला है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 5 सदस्यों को नामित करेंगे, नॉमिनेट किया जाएगा उन्हें। 2 कश्मीरी विस्थापित इसमें होंगे, 1 महिला होगी और 1 अन्य नामित किए जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 1 शरणार्थी का भी नाम होगा। सभी सदस्यों के पास विधानसभा में वोटिंग का अधिकार होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण बात कि सभी जो सदस्य नामित किए जाएंगे 5, वो वोट भी कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर से अभी की बड़ी खबर आ रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 5 सदस्यों को नॉमिनेट करेंगे वहां पर विधानसभा में। इनमें 2 कश्मीरी विस्थापित होंगे, 1 महिला और 1 अन्य नामित किया जाएगा। इन सब के अलावा आपको बता दें कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 1 शरणार्थी का नाम भी होगा। कुल इनकी संख्या 5 होगी। सभी सदस्यों के पास विधानसभा में वोटिंग का अधिकार भी होगा। तो जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक
पांचों नामों को लेकर बताया जा रहा है कि अलग अलग क्षेत्र के लोग होंगे। सभी सदस्यों के पास विधानसभा में वोट डालने का अधिकार होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में है, ये पांचों जो नॉमिनेट किए जाएंगे गवर्नर की तरफ से, उपराज्यपाल की तरफ से, लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से, वो दरअसल क्या है कि वोट भी कर सकते हैं, ये बात साफ हो गई है। और ये देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा में संभावित मनोनीत सदस्यों का जो नाम सामने आ रहा है, इनमें संजीता डोगरा का नाम है, जो कि अध्यक्ष है महिला मोर्चा की जम्मू कश्मीर बीजेपी। सुनील सेठी का नाम सामने आ रहा है, प्रवक्ता हैं, जम्मू कश्मीर बीजेपी के जाने माने वकील भी हैं। अशोक कौल का नाम सामने आ रहा है, कश्मीरी पंडित हैं, संगठन महामंत्री हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी में। रजनी सेठी हैं, प्रवक्ता हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी की। और फरीदा खान सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सेक्रेटरी भी हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी में। ये 5 नाम सामने आ रहे हैं जो संभावित मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। इन 5 को नॉमिनेट किया जा सकता है। और अहम बात यह भी है कि दरअसल ये 5 जो नॉमिनेट किए जाएंगे, इनको वोट देने का अधिकार भी होगा। मेरे साथ आसिफ कुरैशी इस बीच जुड़ गए हैं, अजय बाचलू भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा, इस पर और क्या अपडेट मिल रहा है आपको? वहां से क्या रिएक्शंस मिल रही हैं, क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? अखिलेश, देखिए, जब से यह बात सामने आई है कि 5 मनोनीत सदस्यों का जो चयन होगा वो सरकार गठन से पहले होगा, तब से ही कश्मीर घाटी में सभी राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस ने तो जम्मू में विरोध प्रदर्शन भी किया, जबकि श्रीनगर में जहां भी जिस भी पार्टी से हमने बात की, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात हो, पीडीपी की बात हो, अपनी पार्टी की बात हो, अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात हो, सबने इस प्रक्रिया पर इस वजह से सवाल उठाया कि जो नॉमिनेशन है, जो आरक्षण है, वो तो सही है, लेकिन ये हक जो चुनी हुई सरकार है उसको होना चाहिए। उनका ये कहना था कि सरकार गठन के बाद अगर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता, जिसमें जो सरकार बनती, जो गठित सरकार है, मुख्यमंत्री इसमें साथ होते, तब अगर चयन होता तो अच्छी बात होती। वरना ये यहाँ तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ने कहा ये डेमोक्रेसी का कत्ल होगा, क्योंकि पहले से ही 5 नामों को गवर्नर नॉमिनेट करेंगे, वो भी केंद्रीय गृह मंत्रालय के जो रिकमेंडेशंस पे। और जिस तरीके के नाम सामने आ रहे हैं, प्रमुखता बीजेपी पार्टी या बीजेपी समर्थकों के नाम ही इस समय सामने आ रहे हैं, जो सभी पार्टियों के लिए जो चिंता है वो बढ़ा रहे हैं, खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन के लिए। क्योंकि जो अभी एग्जिट पोल्स आए हैं उसमें जो आंकड़ा सामने आ रहा है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को 46 से लेकर 50 तक का सीट मिलता हुआ दिख रहा है। और वहीं पे अगर 5 मनोनीत सदस्यों को भी वोटिंग राइट मिल जाएगा, जो मिडिल ग्राउंड होगा वो 46 से बढ़कर 48 हो जाएगा। यानी आपको 48 सदस्य चाहिए सरकार बनाने के लिए। और यहाँ पे इन दलों का आरोप है कि बीजेपी 5 जो है एमएलए पहले ही अपने नाम कर लेंगे, जबकि वोटिंग भी यही एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ मेघा प्रसाद भी जुड़ गई हैं, उनके पास में दर्शकों को लिए चलता हूं। मेघा, चूंकि वोटिंग का अधिकार इन 5 के पास होगा, तो जाहिर तौर पर इसमें ऐसा लग रहा है, और जो विपक्ष के लोग वहां पर कह रहे हैं कि बीजेपी का पलड़ा भारी हो जाएगा। जी, ये आरोप तो लगाया जा रहा है, विपक्ष 2-3 भारी आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर। पहला ऑफकोर्स कि ये जो 5 लोग जिनको नॉमिनेट किया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, इनकी इंक्लिनेशन क्या होगी, ये लोग कौन होंगे। इसीलिए इतनी क्यूरियोसिटी है कि पता करने की जरूरत पड़ रही है कि भाई ये कौन है 5 लोग। क्योंकि आरोप ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए, ऑफिशियली तो एलजी की ऑफिस नॉमिनेट करेगी, और वो नॉमिनेट तब करेंगी जब उनकी पूरी कंसल्टेशन होम मिनिस्ट्री के साथ हो जाएगी। तो एक तरीके से समझिए कि अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, और एलजी है वहां पर मनोज सिन्हा, इन सब की कंसल्टेशन के बाद ये 5 लोगों पर ठप्पा लगाया जाएगा। ऑफ कोर्स ऑपोजिशन को ये लग रहा है कि ये सारे लोग बीजेपी एक या दूसरी तरीके से बीजेपी की तरफ से जुड़े होंगे, ऑफिशियली नहीं भी हो, अनऑफिशियली इनकी थॉट प्रोसेस, इनकी सोच और फाइनल इंक्लिनेशन इसकी बीजेपी की तरफ होगी। इसीलिए उनका विरोध इतना हो रहा है। पर आप एक और बात समझिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी पार्टियों का ये भी कहना है कि संवैधानिक अधिकार नहीं है लेफ्टिनेंट गवर्नर का, वो कुछ रूल साइड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई अधिकार नहीं है लेफ्टिनेंट गवर्नर को 5 इस तरीके से लोगों को नॉमिनेट करने का। पर इसी साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये बहुत लंबी डिमांड थी कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली में। इसीलिए डिस्प्लेस्ड हिंदू जो वहां से निकाले गए थे, वो एक महिला, एक पुरुष, ये 5 लोग जो है उनको फाइनली नॉमिनेट किया जाएगा वहां पर। इसलिए ये भी कहना कि भाई ये गलत हो रहा है,
बीजेपी कहती है ये बहुत समय से रुका हुआ था, इसे होना ही था, मगर हाँ समय जिस समय पे ये हो रहा है उस समय पे आईगोर्ट ऑफकोर्स उठेंगे, मगर अब इलेक्शन यही हो रहे थे, इसी समय पे इलेक्शन हुए हैं और आपको ये 5 लोगों को असेंबली में भेजना है, तो ये समय छोड़कर और क्या समय होता। अब आपको इंतजार तो करना पड़ेगा 8 तारीख का। 8 तारीख के बाद जब रिजल्ट निकल जाएंगे तभी एलजी के ऑफिस से ये खबर आ रही कि तभी ये नाम जारी किए जाएंगे, फाइनल किए जाएंगे। होम मिनिस्ट्री के पास ये लिस्ट अभी पड़ी हुई है, फाइनल करके कुछ संभावित नाम सामने आए हैं जिनका बारे में दर्शकों को हम जानकारी भी दे रहे हैं। और इसमें एक गौर करने वाली बात यह है, अजय बासलू के पास मैं अब चलता हूं। अजय, ये 5 अभी जो नाम सामने आए, संभावितों की बात हो रही है जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं दर्शकों को इन नामों के बारे में, ये 5 बीजेपी से संबद्ध है। क्या यही विवाद की एक बड़ी वजह है और वोटिंग का अधिकार इन्हें होना? जी बिल्कुल, देखिए अगर आप 5 नामों पर गौर करें तो सभी नाम कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हैं और कुछ तो बीजेपी के ऑफिशियल पोजीशंस को भी होल्ड कर रहे हैं। तो अगर अशोक कोल साहब की बात की जाए तो वो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के जम्मू कश्मीर के। सुनील सेठी के बात की जाए तो वो यहाँ पर मुख्य प्रवक्ता हैं जम्मू कश्मीर में बीजेपी के। रजनी सेठी जो है वो वर्किंग महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट रही है और स्पोक्स पर्सन है। संजीता डोगरा की बात की जाए तो वो यहाँ पर महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट है और डॉक्टर फरीदा खान जो है वो स्टेट सेक्रेटरी हैं। तो कहीं ना कहीं सबकी एफिलिएशन बीजेपी से होना। और टाइमिंग की बात बता दूं कि 8 तारीख को रिजल्ट आने हैं और जो इन 5 संभावित नामों पे चर्चा हो रही है, इनका वोटिंग राइट होना, टाइमिंग पे होना और साथ में इन सबकी कहीं ना कहीं एफिलिएशन बीजेपी से होना, बीजेपी की ऑफिशियल पोजीशंस को होल्ड करना, यह सबसे बड़ी चिंता का सबब है। और डिबेट भी इसी बात पे चल रहा है जिस पर विपक्ष जो है सबसे ज्यादा सवाल उठा रहा है इनके नॉमिनेशंस को लेकर, इनकी जो एफिलिएशन है उसको लेकर और टाइमिंग को लेकर। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 8 तारीख से पहले किस तरह से जम्मू कश्मीर की सियासत बैठती है और इन 5 नामों पर आखिरकार क्या होता है। जी बिल्कुल, और इसीलिए विरोध के सुर भी सुनाई पड़ रहे हैं। जो विपक्ष के वहां पर नेता हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आसिफ के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं। आसिफ, आपकी अलग अलग राजनीतिक दल के लोगों से बात भी वहां पर हुई होगी, वो क्या कह रहे हैं? ये जो फैसला लिया जा रहा है इस पर अब उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, पीडीपी के जिन नेताओं से हमारी बात हुई, हमने तकरीबन 2 दिन पहले ही उनसे बात की थी। उनमें से एक जो है इकबाल त्रुम्बू, जो कि श्रीनगर के छानापुरा से पीडीपी के जो है उम्मीदवार भी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो पीडीपी की ऑफिशियल पोजीशन है वो इस पे ये है कि ये डेमोक्रेसी के साथ छेड़छाड़ होगी। 10 साल के अंतराल के बाद एक अच्छा इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर में हुआ है और जिस तरीके से लोगों की इसमें पार्टिसिपेशन हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से 5 सदस्यों को मनोनीत करना, वो भी सरकार गठन से पहले, उस पूरे प्रोसेस पे सवालिया निशान लगा रहा है। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो यूथ प्रेसिडेंट हैं और वो भी एक उम्मीदवार हैं हजरतबल कॉन्स्टिट्यूएंसी से, सलमान सागर, उनका ये कहना था कि ये एक डेंजरस प्रेसिडेंस होगा। उनका ये कहना था कि जम्मू कश्मीर में इस तरीके से अगर सरकार गठन में केंद्र सरकार का दखल रहता है, इसको देश में बाकी प्रदेशों, बाकी यूनियन टेरिटरीज में भी लागू किया जा सकता है जहां पे मनोनीत सदस्य हैं। यानी सरकार बनाने में केंद्र सरकार का दखल हमेशा रहेगा, इस बात की आशंका वो जता रहे हैं। और ऐसे ही आशंका सभी दल जता रहे हैं कि ये सिर्फ इस बार के सरकार गठन की बात नहीं है, ये हमेशा के लिए एक प्रेसिडेंस बन जाएगा जो कि देश के विभिन्न प्रदेशों, राज्यों में भी लागू किया जा सकता है, जहां पे सरकार गठन से पहले केंद्र सरकार अपनी मनमर्जी 5 सदस्यों को मनोनीत करके सरकार गठन को ही। मैं इस पर कुछ और जानकारी लेता हूं। हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मेघा, कब तक इसकी जानकारी आ जाएगी? जो लोग संभावित नाम बताए जा रहे हैं, कब तक बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से कह दिया जाएगा कि हाँ ये होंगे, इन्हें नॉमिनेट किया जा रहा है? क्योंकि कल रिजल्ट आना है विधानसभा का। जी अखिलेश, ऐसा है कि ये जो 5 नाम जारी होने हैं, अभी तक जो हमें बताया जा रहा है एसपी ऑफिस की तरफ से, वो ये है कि जब 8 तारीख को रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद ही एक्सपेक्ट करिए कि ये 5 नाम पे क्लैरिटी आपको मिलेगी। पहली बात। दूसरी बात, वो ऐसा कह रहे हैं कि ये हर कैटेगरी के लिए कम से कम 5 से 6 नाम जो है वो कंसिडर किए जा रहे हैं अभी, और ये सारे नाम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास पड़े हुए हैं। अमित शाह जी गृह मंत्री है, उनके मंत्रालय के पास ये नाम है। देखिए, बोलने के लिए तो ये बोला जाता है कि नाम कंसिडरेशन के लिए पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक
तो क्लैरिटी हो ही गई होगी, कम से कम सरकार के मन में ये क्लैरिटी हो गई होगी कि ये 5 लोग कौन है। नाम जारी किए जाएंगे आज के बाद, मगर ऑफिशियली ये बोला जा रहा है कि एलजी की जो ऑफिस है वो गृह मंत्रालय के साथ कंसल्टेशन में है अभी, और फाइनली ये डिसाइड करेंगी 5 लोग कौन हैं। जिस तरीके से वहां से विरोध हो रहा है अखिलेश, ये समझना जरूरी है। मुझे लगता है आज काफी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी बाकी सारी पार्टियों के द्वारा। बाकी तीनों जो मेन पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, कांग्रेस है, ये सब इस मामले पर अब चढ़ गई है। ये कहेंगे कि ये गलत है, और मुझे लगता है, मुझे ऐसे इंडिकेशन अभी आ रहे हैं कि शायद कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा कि एलजी ने इसके ये मूव को किस तरीके से जस्टिफाई किया। अच्छा मेघा, बिल्कुल छोटे में बताइएगा, वक्त नहीं है, बिल्कुल छोटे में बताइएगा। जो सरकार गठन की अब आगे प्रक्रिया शुरू होगी कल नतीजों के बाद, क्या उनमें इन विधायकों की भूमिका, ये जो नॉमिनेट किए जाएंगे मेंबर्स, इनकी भूमिका होगी? अखिलेश, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये 5 की भूमिका होगी या नहीं होगी। ये लगता है हमें कल 8 जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको क्विकली एक बात समझाना चाहती हूँ यहाँ पर कि ये तीनों पार्टियां, समझिए पीडीपी अभी तक साथ नहीं दे रही थी, कांग्रेस और एनसी साथ एक तरीके से आती हुई दिख रही थी हमें, लेकिन अब कल जब फारूक अब्दुल्ला ने ये बात क्लियर कर दी है कि वो इनवाइट करते हैं पीडीपी को, इंडिकेशन मिली है पीडीपी की, ये 3 पार्टियां साथ में हाथ मिलाकर बीजेपी को बाहर रखने की कोशिश कर रही है। ये बड़ी स्टोरी है वहां से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेघा। फिलहाल शुक्रिया, वक्त इतना ही है। हमारे साथ अजय बाचलू और आसिफ भी जुड़े हुए थे, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक और बड़ी खबर आ रही है लैंड फॉर जॉब केस में। अभी का एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, लालू और तेजस्वी यादव को जमानत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने सभी को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही आरोपियों को पासपोर्ट सरेंडर करने के आदेश दिए गए हैं। अब 25 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। तो लालू यादव और उनके परिवार के लोगों के लिए जाहिर तौर पर एक बड़ी राहत है। यही खबर और विस्तार से समझते हैं। मेरे साथ वरुण जैन हमारे सहयोगी मौजूद हैं। वरुण, देखिए, बिल्कुल जो जमीन के बदले नौकरी घोटाला पूरा मामला था, उसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट की थी और उसके बाद कोर्ट ने लालू यादव, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को समन जारी किया था। आज तीनों जो आरोपी थे अदालत के सामने पेश हुए, जहां पर अदालत ने 1-1 लाख के निजी मुचलके के बाद इन तीनों को जमानत दे दी है। सभी आरोपियों को जमानत दे दी है और साथ ही पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा है। आपको ये भी बता दूं कि जब पिछली सुनवाई हुई तब अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद ये बात कही थी कि प्रथम दृष्टया मुकदमा चलाने के पर्याप्त सबूत है। इस बात के पर्याप्त सबूत है जिससे पता चलता है कि जो जमीनें थी वो यादव परिवार को ट्रांसफर की गई थी। सबसे अहम बात ये थी कि तेज प्रताप यादव का नाम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी चार्जशीट के अंदर नहीं डाला था, लेकिन कोर्ट का ये कहना था कि जिस तरीके से कंपनी AK इंफोसिस बनाई गई और उससे बड़ी तादाद में जो जमीनें थे यादव परिवार को ट्रांसफर हुई, उसमें कहीं ना कहीं जो फायदा है वो तेज प्रताप को भी पहुंचा है, क्योंकि वो उस कंपनी के डायरेक्टर थे। तो यही वजह है कि कोर्ट ने तेज प्रताप को भी आरोपी बनाते हुए समन जारी किया था। तो आज लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव तीनों अदालत में पेश हुए, जहां पर अदालत ने धन्यवाद वरुण इस पूरी जानकारी के लिए। अब 25 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी, तो निगाहें इस ओर रहेंगी कि अदालत का आखिर क्या रुख देखने को मिलता है।